वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे समीकरण और सर्वसंख्या की। तो उससे पहले आप लोगों को ये समझना है चर और अचर राशियों के बारे में। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, अचर को कहते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मान जो है वो बदलता रहता है। क्वेश्चन के हिसाब से इनका वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद अचर राशियाँ। अचर राशियाँ कहीं पे भी लगा देंगे, किसी भी सवाल में होगा, कहीं पे भी हो सकता है गणित में, इनका मान नहीं बदलता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अचर राशियाँ। अब हम आते हैं समीकरण में। तो समीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो समीकरण क्या होती है? चर और अचर राशियों का ऐसा समूह जिनको पदों में व्यक्त कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको लिख देंगे प्लस माइनस में या गुणा भाग में। तो इसे और बराबर में जीरो या कुछ भी और संख्या होती है। चर और अचर राशियों को पदों के रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है? समीकरण। इसके बाद आता है सर्वसंख्या। सर्वसंख्या क्या होती है? सर्वसंख्या किसे कहते हैं? तो सर्वसंख्या जो होती है, सर्वसंख्या एक ऐसा समीकरण होता है जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो इसके बारे में यही है, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जिसमें आपके LHS इक्वल टू RHS होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वसमीका। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab मतलब ए वाला, अगर इसको आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको आप इसका दोबारा से गुणनखंड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 2x प्लस 2 प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 प्लस 1। तो ये वाली जो साइड है आपका LHS जो है, अगर RHS को भी ओपन करेंगे तो वो भी उसी के सेम बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार इन्हें क्या कहेंगे? सर्वसंख्या। अब हम इसके बाद इसमें बात करेंगे समीकरण के प्रकार की। समीकरण के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है सरल समीकरण या रेखीय समीकरण। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें चर राशि जो होती है आपका एक्स वाई जेड ABC, जो भी अब चर जो समीकरण में दे रखे होंगे, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको लिखा है समीकरण का प्रकार, और घात इसकी कितनी होती है? अधिकतम घात 1 ही होती है। जैसे यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस y प्लस 1, तो x प्लस 5, यहाँ पर जो x है, इस वाले में जो y है, यहाँ पे भी जो x है, इन सबके क्या है कि चर की घात कितनी है? 1 है। जैसे x की पावर 1 मतलब क्या होगा? x ही तो होगा। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 1। इसलिए एक ये है रेखीय समीकरण, या इसे सरल समीकरण भी कहते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है द्विघात समीकरण। द्विघात जैसे नाम से ये द्विघात मतलब 2 घात, जिसकी अधिकतम घात 2, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होगी, यानी कि चर राशि की अधिकतम घात जो होगी 2 होगी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि समीकरण दिया हुआ, पूछेंगे कि इसकी समीकरण की घात क्या होगी, समीकरण की घात क्या होगी। तो आपकी जो चर की अधिकतम घात होती है वही समीकरण की घात होती है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे चर जो x है इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण। फिर इसके आता है त्रिघात समीकरण। त्रिघात मतलब 3 घात, तो जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वही क्या होगा? आपका त्रिघात समीकरण। इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिखे हैं, ये समीकरणों के व्यापक रूप होते हैं। इन्हीं के आधार पे आप आगे गुणनखंड के प्रश्न करते हैं। गुणनखंड में इनका उपयोग होता है आगे। तो मैं जब गुणनखंड का आपको वीडियो बनाऊंगा आपको जब भी, तो आपको ये जो गुणनखंड के वाले जो व्यापक रूप हैं तो गुणनखंड में ये उपयोग में आएंगे। तो त्रिघात समीकरण में जैसे इसका एग्जांपल में लिखा है 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका आता है n घात का समीकरण। अब इसमें क्या है? जब आपके समीकरण की घात 3 से ज्यादा हो जाती है, 3 से ज्यादा घात के जितने भी समीकरण होंगे वो सब क्या कहलाते हैं? n घात के समीकरण। इसका व्यापक रूप ये होता है ax पावर, मतलब पावर आपकी
ज़्यादा होगी फिर वो वैसी एक एक करके माइनस होता चला जाएगा उसमें से। लास्ट में आपका ऐसे घटते चले जाएंगे, मतलब घात जो है आपकी वो घटती चली जाएगी। तो ये आपके हो गए समीकरण के प्रकार। अब हम इसमें बात करेंगे द्विघात समीकरण की। जैसा मैंने अभी बताया कि द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है 2। तो यहाँ पर आपका चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। इसका व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी होती है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। व्यापक रूप का मतलब है कि एक फॉर्म आपकी बदल नहीं सकती है, आपकी जितने भी आपके द्विघात समीकरण होते हैं वो इसी रूप में ही लिखे होते हैं। वो बदल दिए जाए किसी प्रकार से वो अलग बात है, लेकिन वो इसी रूप में ही होते हैं। जैसे आप अब इसमें आता है आपका धराचार्य सूत्र, सबसे इम्पोर्टेंट धराचार्य सूत्र। ये आपके एक्स वाई जो भी वेरिएबल होते हैं उनका वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वैसे आप गुणनखंड करते हैं फिर वैल्यू निकालते हैं, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपका गुणनखंड का भी वीडियो आपका अपलोड किया जाए, वो भी आपकी एक क्लास जरूरी है, क्योंकि गुणनखंड के भी क्वेश्चन आपके टेट में, सुपर टेट में और एग्जाम्स में जरूर आते ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको बेसिक जरूर समझा पाऊँ। मैं ट्रिक्स यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपका जो जितना एकेडमिक है वो आपका मैं सारा क्लियर जरूर करा दूंगा। तो एकेडमिक आप समझ लीजिए, ट्रिक तो आप समझ ही जाएंगे। जब आपको ट्रिक बताई जाएगी तो आप ट्रिक आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एकेडमिक भी समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे जो भी चर दे रखा हो, जैसे यह आपकी जो इक्वेशन है वो लिखी है किसमें, एक्स में लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन अगर वाई में आ जाता है, जेड में आ जाता है, जिसमें भी आ जाता है, तो वहां पर आप यहाँ पर आप जेड लेंगे उसकी जगह पे, या वाई दिया वो ले लेंगे, ये उसी का आपको मान निकालने होता है। तो इसका सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जी आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही जो होता है विविक्तिकर कहलाता है। जैसे हम मूलों के लक्षण और प्रकृति जो है वो ज्ञात करते हैं, वो उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम इसके मान निकालने को समझते हैं। तो ये सूत्र लगता है आपका, जैसे आपका एक एग्जांपल है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको x का मान बताना है, मतलब चर का आपको मान बताना है। तो चर का मान बताने के लिए क्या करना है आपको, कि इस वाली समीकरण से जो आपका व्यापक रूप है, इससे आप क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब आप इसकी तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2 आ जाएगा। b बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का b है, यहाँ माइनस का 5 है यहाँ। तो क्या करेंगे, आपको इस b के मान को प्लस में नहीं रखना है, आपको जो -5 जो है वो आपका मान आ जाएगा, और c जो आपका -4 आ जाएगा। यानी कि समीकरण में अगर माइनस की वैल्यू दे रखी होंगी तो आप ए बी सी के मान भी आप माइनस के ही लिखेंगे। अगर प्लस के दे रखे हैं तो आप प्लस का लिखेंगे, अगर माइनस का लिखा है तो माइनस का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापक रूप होता है यहाँ पर प्लस होता है। तो इसे आप इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, व्यापक रूप को चेंज नहीं कर सकते, बट हम समीकरण को तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे अगर बी का ए का मान, जो भी जितने मान है यहाँ पे चर के, वो अगर आपके माइनस के दे रखे हैं तो आप उनके माइनस में ही मान लेते हैं। इसके बाद इसमें लगाएंगे आप अपना सूत्र। सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगाएंगे इसमें माइनस पहले से ही है, तो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये भी मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये है, ये आपके दो मान बनेंगे इससे, ये आपको अलग अलग करना है। बाद में जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो इसके मान अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा b का मान लगा देंगे -5 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान है -4 बटे 2 गुणा a का मान 2 है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपका जो है
ये हो जाएगा -5 गुणा -5 का होल स्क्वायर जो है -5 के 2 बार गुणा होगी तो कितना आ जाएगा प्लस का 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 5 25। अब यहाँ पे माइनस और माइनस इनकी गुणा हो जाएगी तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 2 चौक 8 और 8 चौक 32 बटे यहाँ पे आ जाएगा 4। सही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका था एक बार, तो मैंने इसकी जो समीकरण की सरलसंख्या की वीडियो क्यों दोबारा बनाई। वो मैंने इसलिए बनाई है दोबारा, वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि उसमें कई सारे इश्यूज लग रहे थे मुझे, मतलब मेरा बोलने का तरीका भी ठीक नहीं लग रहा था मुझे उसमें, और समझाने का तरीका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें, गलत नहीं था कुछ भी, ठीक था वो, लेकिन बट वो मुझे पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगी वीडियो, तो मैंने वो डिलीट कर दी। मैंने सोचा दोबारा इम्प्रूव करके दोबारा से इस चीज़ को मैं दोबारा से समझाता हूँ। तो इसके बाद अब इसमें इसका मान निकाल दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 5 2 7 और 3 2 5 बटे 4। तो अब यहाँ पे क्या है 57 आ गया, तो यहाँ पे आपका √57 आ गया। 57 का वर्गमूल लेंगे तो वो पॉइंट में आएगा मान, तो हम इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको रूट में ही छोड़ देते हैं। अगर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, अन्यथा आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो एक बार आपको इसको प्लस में लिखना है बटे 4 कर देना है, और एक बार आपको इसमें इसको माइनस में लिखना है। तो इस प्रकार आपके दो मान आ जाते हैं x के। ये सब क्या है आपके x के मान हैं, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, मूलों की प्रकृति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से होता है, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण दे रखा होगा, उससे पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताइए क्या होगी इसमें। और इसके बाद इसमें आता है अगर मूल दिए होंगे समीकरण के तो समीकरण किस प्रकार आपको बनानी है, तो वो अब अभी हम समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे मूलों की प्रकृति की। मूलों की प्रकृति क्या होती है और क्या किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे अभी। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं उसके मूल, तो मूलों को मूल मतलब होते क्या हैं, द्विघात समीकरण के मूल होते क्या हैं, सबसे मेन चीज तो यही समझेंगे पहले। तो आप इसके जो मूल होते हैं वो जो आप x जो भी चर राशि होती है उसकी जो सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं ना, जो माइनस प्लस की जो वैल्यू आती हैं उन्हीं को बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल। जब आप किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, जब आप किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आप जो वेरिएबल यानी जो चर होता है उसके आप जो मान निकालते हैं, चर के जो मान निकालते हैं उन्हीं को समीकरण के मूल कहते हैं। अब ये मूलों की प्रकृति यानी कि लक्षण जो भी मतलब, तो इनको क्या ये कैसे ज्ञात करेंगे। अगर डायरेक्ट कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया हो तो आप कैसे बताएंगे, तो इससे आप समझेंगे। ये कैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसी से एक सूत्र बनाया गया है आपका। अभी धराचार्य पढ़ाया था, उसमें आपका क्या था b² - 4ac आया था अंडर रूट में, तो वहीं से आपका ये आता है। इसको बोलते हैं विविक्तिकर, इसके इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको शॉर्ट में डी लिखा जाता है। क्वेश्चन में इसको डी लिखते हैं, तो d बराबर b² - 4ac ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अब बात करते हैं मूल। मूल को किस प्रकार से आप दर्शाते, किस प्रकार से, ज्यादातर अल्फा बीटा से ही इसको दर्शाया जाता है। कहीं पे आप गणित की किताबों में पढ़ना तो आप जो मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा से ही उनको दर्शाया जाता है। कि द्विघात समीकरण के मूल दो ही होते हैं, तो जो आपकी त्रिघात समीकरण होती है उसके मूल जो होते हैं वो 3 होते हैं। वहां पे अल्फा, बीटा और गामा, उसमें 3 से दिखाते हैं। तो अभी तो हम इसे पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को, तो इसी की बात करेंगे केवल। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको सॉल्व करने से, मतलब एक आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें आप इस सूत्र लगाएंगे, तब अगर आपका d का मान जो है वो 0 आ रहा है, यहाँ लिखा d बराबर 0, तो d का मान अगर 0 आ रहा है तो आपके जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसे होगी, मूल आपके वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। वास्तविक होने का मतलब है वो आपके प्लस में होते हैं। फिर
सेकंड कंडीशन है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस सूत्र को लगाने के बाद अगर डी का मान आपका 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब डी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डी 0 से बड़ा होगा, यानी कि डी का मान 1 से ऊपर होगा, जब यानी 2 3 4 18 19 20 30 40 जितना भी होगा, तब आपको मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वो वास्तविक होंगे परंतु असमान होंगे, अर्थात यानी कि बराबर नहीं होंगे। यानी सेकंड कंडीशन में आपका जो मूल होगा वो प्लस वैल्यू रखता होगा। इसका थर्ड कंडीशन आपकी आती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डी का मान जो होता है वो 0 से नीचे होगा, 0 से नीचे होगा। जैसे एक आपकी संख्या रेखा पर अगर मैं इसको दर्शा के समझाऊं तो यहाँ पे 0 है, इधर आपके प्लस के मान होंगे 1 2 1 2 3 4, इधर आपके माइनस के होंगे 2 -3 -4 जो भी, तो इधर आप यानी कि आपकी जब वैल्यू प्लस वाली आएंगी, डी आपका 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 2 3 4 होगा, तब आपका जो मूल होंगे वो वास्तविक और आसमान मतलब बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है, डी का मान 0 से कम माइनस की तरफ चला गया, 0 से कम क्या होगा, माइनस ही होगा। तब जैसे मान -2 -3 -4 इस टाइप से होंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति हो जाएगी, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। सही है। इसके बाद अब आता है चौथी कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा होगा तब, और d ये अभी कंडीशन यहाँ हो गई है, लेकिन यहाँ पे साथ में आपका d जो है वो पूर्ण वर्ग भी है। तो d आपका क्या है, d यहाँ पे पूर्ण वर्ग भी है, तो आपकी जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक असमान, मतलब यहाँ पे भी वही था वास्तविक और असमान, लेकिन आपका मूल क्या होगा, परमेय होगा। परमेय मतलब एक पूर्ण संख्या में होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ना वो अंडर रूट में होगा। सही। इसके बाद हम बात करेंगे d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d 0 से बड़ा होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस बार क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपकी मूलों की प्रकृति पहली वाली दो क्वालिटी तो सेम रहेंगी, लेकिन लास्ट में आपका मूल क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है उसका मान, तो यानी कि एक पूर्ण संख्या में नहीं होगा, जैसे 2 3 4 5 ऐसे मतलब कंप्लीट नंबर जो होते हैं उसमें नहीं होगा। तो अब हम इसमें समीकरण की सहायता से समझेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार लिखी जाती है और किस प्रकार हम उसको ज्ञात करते हैं। तो हमारा एक हमने भी सूत्र बताया था विभक्तिकर वाला, d बराबर b² - 4ac, ये आपको सूत्र याद रखना होगा। अगर मूलों की प्रकृति आपको निकाली है तो आपको ये सूत्र जरूर याद रखना पड़ेगा, और ये सूत्र जो है आपका धराचार्य वाले सूत्र में से निकाला जाता है, उसी में से आता है। अगर वो वाला सूत्र आपको याद है तो ये वाला सूत्र आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3x² - 2x - 4 = 0। इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है, लिखा होगा मूलों के लक्षण बताइए, या मूल किस प्रकार के होंगे, कई प्रकार, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत तरह से आती है। तो इसकी सबसे पहले आप तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। द्विघात समीकरण है तो द्विघात वाले से ही इसकी तुलना करेंगे। फिर हम यहाँ पे जो इसके जो ABC जो इसमें होते हैं, किसमें, व्यापक रूप में जो समीकरण होते हैं वही आपको लिख जाते हैं, वही तो आपके सूत्र में भी होते हैं। यही ABC कहाँ से आते हैं, ये द्विघात समीकरण, d बराबर b² - 4ac। तो अभी तुलना करी हमने, तो a का मान 3 आ गया, b का मान -2 आ गया, c का मान आ गया -4। तो d बराबर लगा देंगे, d का मान है -2 का होल स्क्वायर, 4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -4। बीच बीच में थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मैं वीडियो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर से थोड़ा हल्का फुल्का नॉइस आता रहता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मतलब कोशिश तो बहुत करते हैं हम कि नहीं शोर हो, लेकिन फिर भी अब हम पास पड़ोसी को नहीं रोक सकते ना, तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि थोड़ा इम्प्रूव करूँ। तो फिलहाल दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट बना रहे, प्यार बना रहे, बस बहुत कुछ संभव है। हिम्मत आप लोगों से ही मिलती है और आप लोग ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हिम्मत बढ़ती रहेगी। सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही क्या करना है, मैं बोलूँगा नहीं, और लोग है कि 15 मिनट का वीडियो बनाया उसमें 10 मिनट में आपने 4 बार यही बोल दिया कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं नहीं बोलने वाला हूँ,
आप लोगों को अच्छा लगेगा मुझे पता है। जिसको वीडियो अच्छा लगता है या जिसको थोड़ा समझ में आएगा वो वैसे ही सब्सक्राइब लाइक खुद कर देता है, किसी से कहने से कोई कुछ नहीं करता है। आपके अगर मैं कह भी दूंगा, 4 बार बोल भी दूंगा तो लोग इरिटेट होने लगेंगे। आप लोग इरिटेट हो जाओगे, खुद कहोगे कि क्या दिन वही बकते रहते पूरा वीडियो में, पढ़ाते पढ़ाते तो कुछ है नहीं, वही सब्सक्राइब करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो लाइक करो। तो वो मुझे नहीं कहना है। आप लोग अच्छा लगे तो आप जो मर्जी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेटर है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन आती रहेंगी उससे, और लाइक करने से थोड़ा मुझे हौसला मिल जाता है बस। तो डी बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस 4 चौक 16, और माइनस माइनस के दोनों तो ये हो जाएगा प्लस। सही है, माइनस माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी प्लस। यहाँ पे तो भाई थी तो माइनस था, माइनस का होल स्क्वायर। और वैसे भी अगर माइनस वाली संख्या के ऊपर अगर घात सम संख्या वाली लगी हो, घात अगर सम संख्या की होगी तो आपका प्लस चिन्ह नहीं आएगा। अगर इस पर घात माइनस लगी होगी तो आपका मतलब सॉरी, अगर इस पर घात जो है आपकी विषम संख्या में लगी होगी, तो जैसे 3 5 7 इस प्रकार से लगी होगी, तो आपका जो इसका मान आएगा वो माइनस का ही आता है। तो ये जाएगा 4 चौक 16 3 48। तो डी का मान आपका कितना आ गया 48 में 4 कितना हो जाएगा 52, मतलब 0 से ऊपर। तो फिर 0 से ऊपर हो गया यानी डी इज ग्रेटर देन 0। तो आपके मूल कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक असमान होंगे, असमान होंगे। सही है, एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया होगा, द्विघात समीकरण आपको दे रखी होगी, आपको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना है। तुलना आपको सभी क्वेश्चन जो आपके धराचार्य सूत्र होता है, ये वाला जो मूलों की प्रकृति निकालने वाला होगा, सभी में आपको तुलना करके ही वो ए बी सी के मान रखने होते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 48, डी बराबर आ जाएगा 52, जो कि आपका 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होता है तो मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान। अगर ये 0 से नीचे होता माइनस का 52 होता तो क्या लिखते कि मूल काल्पनिक होंगे। अगर ये डी का मान 0 के बराबर आता तो क्या लिखते कि मूल बराबर हैं और समान भी हैं, मतलब मूल समान हैं और वास्तविक भी हैं, मूल समान और वास्तविक दोनों हैं। अब हम इसके बाद इसमें आपका टॉपिक आता है गुणनखंड वाला, तो उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सारे टाइप समझाए जाएंगे। जिसमें कॉमन लेना वाला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड 2 प्रकार से होते हैं। इसके बाद सर्वसंख्या वाले गुणनखंड आते हैं, जो सर्वसंख्या सूत्र होते हैं उनके हिसाब से गुणनखंड। और एक आपका आता है त्रिघात जो होता है, त्रिघात वाला, वो उसका भी गुणनखंड आता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट।